नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सॉन्ग इन डोगरी। ये मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया बातों बातों में कि ऐसा बताओ कि कौन सा सॉन्ग है डोगरी का that reveals the anguish मतलब गुस्सा of a newly married girl whose husband is away in army, depicts the increasing urn of reunion। मतलब अल्टीमेटली ये anguish है। ये एक रिवील्स तो सॉन्ग तो है, मतलब ये गुस्से में जो गाना गाया जा रहा है गुस्से में, और उसी गुस्से में प्यार छिपा हुआ है कि लड़की को अपने पति से मिलने की यर मतलब रीयूनियन के जो आस है, जो उसे गुस्सा है कि वो चला गया। जैसे शादी होती थी पुराने ज़माने हमारे बच्चे शादी करते थे, या फिर जैसे आर्मी की नौकरी लगती थी शादी करवा देते थे। तो अब उनकी आर्मी की नौकरी लगी, शादी करवा दी। जैसे शादी करवाई, लड़का अपना चला गया पलटून में, तो पलटन में चला गया, लड़की पीछे अकेली। तो उसको जो गुस्सा उसके मन में होता था उससे मिलने का, या उससे आस होती थी उससे मिलने की, उसे क्या कहते हैं, उसे डोगरी जो ये जो कल्चर है, ये जो सॉन्ग है, उसको नाम दिया है हमने सुरमा। सुरमा या सुरमा, सुरमा। ठीक है। तो उसके बाद है बखल तो आपको मैंने बता दिया है, गवात्री भी बता दी है, हिरन भी आपको पता है। तो इसका आंसर क्या बनता है, डायरेक्ट आंसर कि जो एंग्विश में गुस्से में रीयूनियन की आस से गाना गाया जाता है लड़की के द्वारा अपने हस्बैंड के लिए जो आर्मी में चला गया या दूर चला गया उससे। तो वो जो गुस्सा, जो प्यार वो उससे जताना चाहती है, उस प्यार की आस में उससे मिलना चाहती है, और गुस्सा है कि वो उससे दूर है, मिल नहीं पा रहा, जो इस सिचुएशन में इस नेचर में इस वाइब में जो गाना गाया जाता है, जो सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है, उसका नाम है सूरमा। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज टनल्स। टनल कंप्लीटेड इन दो, अच्छा टनल्स की बात करें, हमारे पास बड़े ज़्यादा टनल्स हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत नए टनल्स भी बन रहे हैं, आप प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। अभी रिसेंटली जम्मू से कश्मीर के रास्ते में 2 नए टनल्स खुले हैं, और एक खुल के थोड़ी देर के लिए बंद किया गया। दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, वो नाम आप याद रखना। अब लेटेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा लेटेस्ट टनल जो है वो अब ऑपरेशनेबल है या एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑपरेट कर रहा है, तो आपको वो नाम याद रखने हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है ऐसे कौन से टनल हैं जो 2015 में कंप्लीट हुए थे। पहली बात, पहला हिंट ये, ए हिंट ये। दूसरा कहता है इसका डिस्टेंस टोटल कितना है, 1.4 किलोमीटर का। ठीक है। देखो ये जो टनल की बात कर रहा है, ये कर रहा है नंदिनी टनल्स की बात। अगर तो नंदिनी टनल्स कैसे टनल्स हैं, ये टनल है, फिर ये रोड है, फिर ये टनल है, फिर ये रोड है, फिर ये टनल है, फिर ये रोड है, और फिर टनल के बाद रोड है। मतलब कुल मिला के 4 टनल्स हैं, पर चारों टनल्स के बीच में छोटी मोटी रोड भी पाई जाती है। अब आपको ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ ऐसा कौन सा टनल है जिसकी टोटल लेंथ है 3.4 समथिंग किलोमीटर्स। अब वो 3.4 किलोमीटर जो आप डिस्टेंस अगर आपको पूछेगा, तो वो रोड का और टनल का डिस्टेंस मिला के डिस्टेंस है। अगर वो 1.4 डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ इस टनल का डिस्टेंस पूछ रहा है, वो इस रोड लेंथ का डिस्टेंस नहीं पूछ रहा जो इस टनल के बीच में आती है, मतलब ओपन एयर कैविटी जो दिखती है, वो उसका डिस्टेंस नहीं पूछ रहा। तो इस क्वेश्चन को इन दो तरह से पूछा जा सकता है। नंदिनी टनल से जम्मू में पाया जाता है, नगरोटा आप जाओ, नगरोटा से आगे तो आपको देखने को मिलेंगे। आंसर इज नंदिनी टनल। ठीक है। जेड बोर्ड टनल हुआ या जवाहर टनल हुआ या जोजिला टनल हुआ, ये कंटिन्यूअस टनल है, इसमें ऐसे आपको शार्प कैविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ये जो जम्मू के 4 नंदिनी टनल छोटे छोटे बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से, उसमें आपको 4 टनल्स और रोड्स भी साथ में देखने को मिलेंगी। ये टनल कौन सा है, नंदिनी। सिर्फ देयरफॉर द आंसर इज नंदिनी टनल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ इसका क्या लॉजिक है क्वेश्चन का। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कि कह रहा है 5 सीटें अलॉट हुई हैं जम्मू कश्मीर की यूटी को, लोकसभा को, लोकसभा एंड 1 सीट टू लद्दाख अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन। अब इसके लिए आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शंस को। ठीक है। हमारे विंग्स में जो नोट्स हमारे हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमने कन्फाइनली सारी सेक्शंस को मेंशन किया हुआ है। ठीक है। वो जो सेक्शंस आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी, वो सेक्शन जब आप पढ़ोगे, एक दो बार गो थ्रू करोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 10वीं कौन सी है, 11वीं कौन सी है, 12वीं कौन सी है, या आपको अपना कोई ना कोई ट्रिक बनाना पड़ेगा उसको याद करने के लिए। उसके अलावा इस चैप्टर का कोई चारा नहीं है, आपको सेक्शंस याद करनी ही पड़ेंगी। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है, ये सेक्शन 10 इसका आंसर बनता है कि सेक्शन 10 में बताया गया कि लोकसभा में हमारी, और हमारी मतलब जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की कितनी सीटें। ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो नेक्स्ट है हमारे पास सॉन्ग्स आर संग, मतलब म्यूजिक की बात कर रहा है, म्यूजिक की बात कर रहा है। सॉन्ग्स आर संग रेजोनेटिंग द करंट पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस इन अ ह्यूमरस वे। मतलब कि एक गाना गाया जा रहा है ह्यूमरस वे में, हम अपनी सोशल और पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसको डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल देता कि डांस, ऐसा कौन सा डांस है जो हमारे कल्चर में सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियोस को बताने में हेल्पफुल हो सकता है, तो आंसर
बांड जश्न या बांड पत्थर बन सकते थे क्योंकि वो डांस फॉर्म ऐसे ही हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोमिनेंटली इसने बोला कि ऐसा कौन सा सॉन्ग्स हैं, मतलब सॉन्ग के थ्रू हम अपनी पॉलिटिकल या सोशल डेस्टिनेशंस सोशल प्रॉब्लम्स कैसे समाज में रख सकते हैं एक ऑफिशियली कल्चर, एक ऑफिशियल कल्चर के हिसाब से। तो उसका आंसर बनता है लडीशा। लडीशा ये प्रोमिनेंटली कश्मीर का है, लडीशा। तो इसका आंसर बनता है लडीशा। जो सॉन्ग गाया जाता है इस टोन में खासकर लडीशा को हमेशा गाया जाता है, बड़ी ही फेमस टोन है। अब यूट्यूब में इजीली इसको सर्च कर सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो। हाँ, इसमें कश्मीरी में ज़्यादातर गाया जाता है तो थोड़ा समझना जम्मू वालों के लिए मुश्किल है, पर कश्मीर वालों से आप पूछ सकते हो क्या मतलब है, कैसे हैं। आपको कुछ ऐसी वीडियोस भी मिल सकते हैं जिसमें आपको साथ में मतलब भी दिए होंगे। तो अगर आप एक बार देखोगे आपको पता चलेगा कि एक हास्य में, एक हंसते हुए चेहरे के साथ हास्य में, दैट इज इन अ ह्यूमरस वे, जहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस को डिपिक्ट किया जाता है हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लडीशा। ठीक है, तो बांड जश्न और बांड पाथर देखो ये डांस है। तो यहाँ पे सॉन्ग की बात करें, अब आता मैंने इसका आंसर कैसे निकाला। अगर मुझे नहीं आता था, बाय द वे मान लो मुझे इसका आंसर नहीं आता था, तो मैं इसको कैसे निकालता या मैं कैसे अप्रोच लगाता। सबसे पहले उसने सॉन्ग बोला और बांड जश्न ये है मेरा डांस फॉर्म, बांड पाथर भी डांस फॉर्म है, एक थिएटर फॉर्म है और एक प्योर डांस है। तो दोनों तो मैं कैंसिल करता क्योंकि ये दोनों डांस फॉर्म्स है भाई, और क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, सॉन्ग्स का। और विदेशिया जो है ये भी एक डांस फॉर्म है, ये विदेशिया जो डांस फॉर्म है ये बिहार का है। तो विदेशिया जो डांस फॉर्म है ये बिहार का है। ठीक, तो इसका मतलब ऑब्वियसली पीछे क्या बच गया मेरे पास, लडीशा बच गया। तो अगर आपको नहीं भी पता था तब भी आप अप्रोच लगाते तो शायद आंसर निकाल लेते। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, दैट इज अनंतनाग में। तो ये क्वेश्चन तो हो गया समझो सॉल्व। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ रोड फ्रॉम बफलियास to Shopian reduces distance from 588 kilometers to 126 kilometers। वो कौन सी रोड है, ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको आया है रोड्स एंड टनल्स ऑफ जे वाले टॉपिक में से। ठीक, तो अब ये जो रोड्स एंड टनल्स वाला जे का टॉपिक अगर आप अच्छे से उसको पढ़ो तो मान लो ये जम्मू है, मान लो थोड़ा बड़ा बनाता है, मान लो ये जम्मू है, मान लो ये अखनूर है, मान लो फिर आगे अखनूर से जब आगे जाते हैं तो ये पुंछ वाला एरिया पड़ता है। जब हम जम्मू से अखनूर से होते हुए पुंछ वाले एरिया की तरफ जाते हैं, जो नेशनल हाईवे हम फॉलो कर रहे होते हैं वो होता है 144A, नेशनल हाईवे 144A। अब ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जम्मू से अखनूर के द्वारा जब आप पहुंच जाते हो तो कौन सा नेशनल हाईवे आप अप्रोच करते हो, कौन सा नेशनल हाईवे आप फॉलो कर रहे होते हो। तो आंसर वुड बी 144A। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पर एक क्वेश्चन ये अलग पूछ रहा है। अब देखो अगर जम्मू से कश्मीर जाते हैं, पुराने ज़माने में क्या होता था, मान लो अगर मैं यहीं पे आपको जम्मू कश्मीर का मैप ड्रॉ करके बताऊं थोड़ा सा हिंट के लिए, लेट मी चेंज द कलर। सो ये ग्रीन कलर में मान लो मेरे पास जम्मू कश्मीर का मेरा मैप है, ये मेरा कश्मीर रीजन है, मान लो ये मेरा जम्मू रीजन है, मान लो ये अखनूर, ये पुंछ। तो पहले ज़माने में जम्मू से कश्मीर जाने के लिए ये वाला रूट फॉलो करना पड़ता था, और पर्शिया से जो लोग आते थे वो बेचारे यहाँ से आके यहाँ से फिर ये घूम के जाते थे कश्मीर। ठीक, इसी को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, एक रोड निकाली गई यहाँ से कश्मीर तक की, यहाँ से कश्मीर तक की। तो इस रोड को बोलते हैं नमक रोड। क्या बोलते हैं, नमक रोड। ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको देने की कोशिश की, इसी रोड को बोलते हैं नमक रोड। तो देयरफॉर इसका आंसर बन जाएगा नमक रोड। ठीक है, इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, थोड़ा सा और कर देता हूँ इसको एक्सप्लेन। देखो है क्या, अब ये जो अब ये जो 144A वाली रोड मैंने आपको बताई, दैट इज 144A, जो जम्मू से पुंछ जाती है। मान लो ये मेरा जम्मू है, ये मेरा पुंछ है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड डिस्ट्रिक्ट पुंछ। पुंछ से पहले ही एक रोड अंदर चली जाती है जो आगे जाके शोपियां को मिलती है, शोपियां। शोपियां के बाद डायरेक्टली अनंतनाग, मतलब कि योर
ऑलमोस्ट इन कश्मीर। यहाँ से पुंछ से पहले एक स्टॉप आता है, मेन स्टॉप, या फिर जिसे हम नोड बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोड, जिसका नाम है सुरनकोट। सुरनकोट से रोड अंदर जाती है, इसी रोड पे आगे आता है बफल्याज। बफल्याज जहां पे आपको नूरी छंब भी देखने को मिलता है, और थोड़ा आगे जाके पीर गली भी देखने को मिलता है, जो एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर का। तो ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से या फिर रोड्स एंड टनल में से कंबाइन होके पूछा जा सकता है इन फॉर्म्स में, कि बताओ कौन सी रोड या कौन सा नेशनल हाईवे जम्मू से पुंछ को जाता है, आंसर इज 144A। अब वो बोलेंगे कौन सा नोड है जो NH44 को कश्मीर से कनेक्ट कर रहा है, आंसर इज सुरनकोट। बोलेंगे कौन सा एरिया है जिसको पास करके शोपियां तक पूछा जाता है, आंसर इज बफल्याज। कौन सा एरिया है जहां पे नूरी छंब पाया जाता है, आंसर इज अगेन बफल्याज। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि पीर गली आपको कौन सी रोड पे मिलती है, द आंसर वुड बी नमक रोड। सो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ये वाले बन जाते हैं, दैट इज नमक रोड। ठीक है, तो रोड फ्रॉम बफल्याज टू शोपियां जो क्या करती है, ये डिस्टेंस, मतलब ये आपको पता है, अगर यहाँ से मैं जाऊँ घूम के कश्मीर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, जबकि ये डिस्टेंस मेरा बहुत छोटा है, तो दैट इज 588 से 126 किलोमीटर की तरफ जो रोड डिस्टेंस कम करती है, बफल्याज से शोपियां से अनंतनाग से कश्मीर या फिर श्रीनगर, आंसर इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नमक रोड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, यहाँ से पुराने ज़माने के पर्शिया के लोग, ईरान के लोग 15th सेंचुरी AD में यहीं से होके अपना ट्रेड किया करते थे जम्मू कश्मीर में, तो इसीलिए रोड की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इन फॉर्म्स में। फाइन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज कड़क। कड़क एक टेल सिंगिंग है। सॉरी ये गलत क्लिक हो गया। कड़क एक टेल सिंगिंग है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कड़क टेल सिंगिंग है वो कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है जहाँ पे रबाब प्रोमिनेंटली बजता है, आंसर इज जोगीज। इसका डायरेक्ट आंसर है जोगीज। देखो गुज्जर बकरवाल बेंथे करते हैं, तो कड़क तो हो नहीं सकता, ये कट गया। गद्दीज वो लोग होते हैं, गद्दीज भी एक्चुअली गुज्जर बकरवाल भी होते हैं। आपको मैं समझाते हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट। मान लो ये जम्मू कश्मीर की पहाड़ी है, और मान लो ये हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी है, किश्तवाड़ के बाद ये बीच में किश्तवाड़ है, ठीक है, पाडर एरिया हमारा, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। अब जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनको गुज्जर बकरवाल कहा जाता है, ठीक है, जो ट्राइबल लोग माने जाते हैं। वैसे ही सेम लोग जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं उनको गद्दीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गद्दीस। कोई फर्क नहीं है, सेम तरह के लोग हैं, सेम तरह का नेचर है, सेम तरह का खान पान है, सेम तरह का एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं, सेम तरह का कंसेप्ट है दोनों लोगों का। बस जम्मू कश्मीर में उनका नाम गुज्जर बकरवाल है, हिमाचल में उन्हीं लोगों का नाम गद्दीस है, और दोनों आंसर नहीं है मेरे, ऑब्वियसली। ठीक है, फिर तीसरे हैं जंगम। जंगम वो लोग होते हैं जो शिव जी के भक्त होते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, जो अपने कटोरे में, अपनी टल्ली में पैसे लेते हैं, हाथ में पैसे नहीं लेते। और अगर आप जंगम लोगों को देखना चाहते हैं, या उनके बड़े प्रोमिनेंट डांस फॉर्म्स भी हैं जो शिव जी के लिए किए जाते हैं, तो आप शिव जी के जो मंदिर हैं, जो इम्पोर्टेंट, हमारा जो सबसे बड़ा नॉर्थ का टेम्पल है शिव जी का हमारे जम्मू में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं प्रोमिनेंटली शिवरात्रि वाले दिन। तो ये जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जंगम लोग, ये शिव जी के भगत हैं। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर के लोग हैं, गद्दीस जो हैं हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। और जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज रबाब कहाँ बजता है, या फिर कड़क जो टेल सिंगिंग कौन लोग करते हैं, उसका आंसर है जोगीज। द आंसर इज जोगीज। तो अगर मुझे साइड इन्फॉर्मेशन है, अगर मुझे उस आंसर की इन्फॉर्मेशन नहीं है जो क्वेश्चन पूछा है, पर बाकी ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से भी मैं अप्रोच कर सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज which of the following instrument is not played during कुद डांस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि ऐसा कौन सा, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। कहता है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले नहीं किया जाता कुद डांस के दौरान। इसका मतलब आपको कुद डांस के सारे इंस्ट्रूमेंट्स याद होना बड़ा जरूरी है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि दो डांस, कुद या फिर चक्री, इसमें प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो ये वही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि इस कुद डांस में इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा। अगर मैं कुद डांस को रिकॉल करूं तो वो फार्मर्स डांस करते थे, फार्मर्स ने क्यों डांस किया, मैंने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में आपको अभी एक्सप्लेन किया। इट इज ड्रम, छैना, नारसिमा, फ्लूट। सो छैना, नारसिमा, फ्लूट। तबला, तबला जो है मैं इसमें से क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा, और मेरा आंसर क्या बन जाएगा, तबला बन जाएगा।
ठीक है, ये चलो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि मुझे बताओ ऐसी कौन सी ओलिगोट्रॉफिक लेक है जो पीर पंजाल में साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली में पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन मुश्किल बन सकता है। एक तो पहले तो ये देख लो कि ओलिगोट्रॉफिक का मतलब जहाँ पे लेस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, वो लेक खत्म होते होते या डेड जोन में कन्वर्ट हो रही है। तो लेस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वो जहाँ पे हैं, जैसे आंचर लेक जो है वो ओलिगोट्रॉफिक लेक मानी जाती है, और वो अब कहीं ना कहीं डेड लेक भी मानी जा रही है, क्योंकि उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है बिल्कुल खत्म हो चुकी है वहाँ पे। ठीक, अब ये तो पता चल गया, लेकिन एक तो ये हिंट दे रहा है कि पीर पंजाल के साउथ वेस्ट में पाई जाती है, तो ये तो कोई भी लेक हो सकती है, वहां पे तो ओलिगोट्रॉफिक बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं, पर पर्टिकुलरली कुलगाम में कौन सी पाई जाती है? आंसर इज कौंसरनाग। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में बड़ा सॉफ्ट हिंट देना देखना पड़ेगा कि कौन से हिंट से मैं किस आंसर तक जाऊं। ठीक है, वैसे भी मैं देखूं गंगबल, विशनसर और मानसबल, इन तीनों में से कोई भी ओलिगोट्रॉफिक नहीं है, वहां से भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ, आंसर इज कौंसरनाग लेक। तो देर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू ए आंसर, इट्स जस्ट दैट कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं, मायने यही रखता है कि आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज विच लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज उलोरा सारस। उलोरा सारस बोलो या रुको महा पद्मा सारस बोलो, या फिर बोलो लेक्स या लेक विद हाई राइजिंग टाइड्स, कुछ भी बोलो, ये तीनों नाम किसके हैं? या बोलो जियाना लंक आइलैंड कहाँ पे है, ऐसी कौन सी लेक है जहाँ पे जियाना लंक आइलैंड है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो सेम सब क्वेश्चंस के आंसर क्या है मेरे? आंसर इज वूलर लेक। या पूछो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से कौन सी बनी थी, तो तब भी वूलर लेक, जियाना लंक आइलैंड तब भी वूलर लेक, महापद्मा सारस तब भी वूलर लेक, लेक विद हाई राइजिंग टाइड्स तब भी वूलर लेक, उलोरा सारस तब भी वूलर लेक, और एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तब भी वूलर लेक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे आंसर किसको बिलोंग करते हैं? वूलर लेक को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the east bank tributary of Jhelum? Now again an important question of rivers topic of Jammu and Kashmir. Which of the following is the east bank tributary of Jhelum? मतलब मान लो ये झेलम जा रही है, ये वेरीनाग है, मान लो अनंतनाग में, ठीक है, ऑक्टागोनल स्प्रिंग है ये, ठीक, ये झेलम यहाँ से वेरीनाग से स्टार्ट होती है, दैट इज अनंतनाग से, श्रीनगर से होते होते बारामूला, श्रीनगर से होते होते बारामूला, बारामूला के बाद होते होते उड़ी, उड़ी के बाद सीधा पाकिस्तान। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। अगर मैं नजर मारूं पहले तो भाईजान मारुसदा रिवर तो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जिसका मैंने आपको बट कोडर गुम्बर करवाया था। तवी रिवर भी बहुत फेमस रिवर है जम्मू कश्मीर की, अगेन बिलोंग्स टू चेनाब, तो ये तो पहले ही बाहर निकल गई, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो मेरा आंसर या तो लिद्दर में छुपा हुआ है या फिर निंगल में छुपा हुआ है। अब मुझे इसके लिए पता होना चाहिए कि कौन सी ईस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की। अब चूंकि मुझे पता है कि राइट बैंक यहाँ कहीं पे लिद्दर का पानी झेलम को मिलता है, कालाहोई और शीशनाग, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट लिदर मिलके लिदर बनाती हैं, कालाहोई और शीशनाग जो दो बन के लिदर बनाती हैं, दिखना चाहिए, कालाहोई और शीशनाग मिलके लिदर रिवर बनाती है, लिदर रिवर का पानी झेलम में जाता है राइट साइड से, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई, तो ऑब्वियसली आंसर वुड बी निंगल। तो निंगल यहाँ पे, निंगल से पानी मिलता है झेलम को, निंगल इसकी ईस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आपको निंगल का नहीं पता, सिर्फ लिदर का ही पता, जो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि लिदर जो है वो झेलम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या बन जाएगा? निंगल। तभी तो मारुसदार तो मैंने काट ही दी, क्योंकि ये तो सीन में है ही नहीं, ये तो चेनाब की है, तो ये तो पहले ही कट गई, तो ये एलिमिनेट हो गई, थोड़ी सी नॉलेज से ये भी एलिमिनेट हो गई, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लॉटमी रिवर झेलम इज कॉल्ड एज, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बोलूंगा ये एक टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि झेलम के बहुत सारे नाम है, चेनाब के भी बहुत सारे नाम है, रावी के भी बहुत सारे नाम है। ये आपको बेसिक क्वेश्चन है कि आप इनके तरह तरह के नाम पहले याद करो या इनको मेमोराइज करो, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लॉटमी की बात की गई है, प्लॉटमी के हिसाब से ऐसा माना गया कि उसने झेलम रिवर को हिदस्पस के नाम से माना। किस नाम से पुकारा? हिदस्पस के नाम, मतलब प्लॉटमी ने हिदस्पस बोला, सॉरी बिदस्पस बोला, हिदस्पस ग्रीक के हिसाब से झेलम का नाम हिदस्पस है। बेहद जो है बेहद पर्शिया
पर्शिया में इसी रिवर को बेहद के नाम से जाना गया, और जब झेलम कश्मीर को छोड़ती है, पाकिस्तान में जाती है, तब उसको हम कोशुर दरिया बुलाते हैं। तो ये सारे ही नाम किसके हुए? झेलम के हुए प्रोमिनेंटली। लेकिन प्लोटमी ने कौन सा कहा? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे याद होना चाहिए, द आंसर इज बिदस्पस। बिदस्पस अकॉर्डिंग टू प्लोटमी, हिदस्पस अकॉर्डिंग टू ग्रीक, बेहत अकॉर्डिंग टू पर्शिया दैट इज ईरान, इराक, अफगानिस्तान, एंड कोशुर दरिया व्हेन इट लीव्स कश्मीर। ठीक है, सो ये चारों नाम झेलम के। टफ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए किसने कौन सा कैसे पुकारा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बट कोट और गुम्बर। अब ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने चनाब रिवर में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मारुजदा रिवर जो है, दैट इज जो मारुजदा रिवर है, चनाब की बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये मारुजदा रिवर। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था वारवन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको किश्तवाड़ में मिलती है, जो किश्तवाड़ से चनाब को, मान लो ये रिवर चनाब है, राइट बैंक से पानी देती है। खुद में ये बट कोट और गुम्बर से बनी है, तो ऑब्वियसली बट कोट और गुम्बर किसको ज्वाइन करके बनेगा? मारुजदा रिवर को। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेम द फ्लोरा, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, पॉपुलर टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस एंड ग्रोज एक्सीडिंगली हाई इन हाइट। अब इसमें इसने दो विशेषताएं बताई हैं क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट विशेषताएं। पहली विशेषता है कि नेम द फ्लोरा पॉपुलर टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस, मतलब ऐसा कौन सा पेड़ है मान लो जिसके पत्ते खा लो तो थोड़ा सा मदहोशी छा जाएगी, या थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रिलीव होगा, या आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, इट ग्रोज एक्सीडिंगली वेरी हाई इन हाइट, मतलब इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। अब इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है सिल्वर फिर। सिल्वर फिर ऐसा पेड़ है जो एक तो मेंटल स्ट्रेस रिलीव करता है। अब ऑब्वियसली हम उसके पत्ते खा नहीं सकते, वो मेडिसिन वगैरह में यूज होगा। ठीक है, जो मेडिसिन खासकर दिमाग के पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं उनमें यूज होगा। ठीक, वो एक मेडिसिनल ट्री है फर्स्ट, और सेकंड वो एक्सीडिंगली वेरी हाइट, उसकी ज्यादा हाइट होती है, उसकी हाइट 60 मीटर से भी ऊपर होती है, ऐसा माना जाता है। सिल्वर फिर जो पेड़ है उसकी हाइट जो है 60 मीटर से भी ऊपर है। ये एक टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट बेल्ट का पेड़ माना जाता है। टेम्परेट बेल्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, जम्मू कश्मीर में इस बेल्ट के अंदर ये पेड़ पाया जाता है प्रोमिनेंटली, और इस पेड़ के ये दो फीचर्स हैं। इसका नाम है सिल्वर फिर। द आंसर इज सिल्वर फिर। अब आप बोलोगे ये सिल्वर फिर तो आपने आंसर बता दिया तंजोर सर, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। अब यही पंगा है, इन पेड़ों के सिल्वर फिर, इन पेड़ों के ना साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेम्स भी हैं। अब ये भी मेरी एक मजबूरी है कि इन पेड़ों के नाम और विशेषताएं तो मुझे याद करनी है, पर फिर एक कॉमन नेम या यूजुअल नेम और एक बायोलॉजिकल नेम भी मुझे याद होना ही चाहिए। जैसे चिनार तो मुझे पता है, पर प्लैंटेनस ओरिएंटलिस नहीं पता। अब प्लैंटेनस ओरिएंटलिस कुछ नहीं होता, वो चिनार का ही साइंटिफिक नेम है। वैसे ही सिल्वर फिर का जो नाम है वो है एबीज वेबियाना, एबीज वेबियाना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर फिर का क्या नाम है? एबीज वेबियाना नाम है। तो इसलिए आपको साइंटिफिक नेम भी याद करने हैं पेड़ों पौधों के जो फ्लोरा में पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना? एबीज वेबियाना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन रेड डाटा बुक। सो रेड डाटा बुक मतलब जो IUCN पब्लिश करता है। ठीक है, रेड डाटा बुक जो IUCN पब्लिश करता है। क्वेश्चन ये है कि रेड डाटा बुक में कितनी कैटेगरीज होती हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसमें पहले 8 कैटेगरी थी, अब लेकिन लेटेस्ट इसमें 9 कैटेगरीज है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब रिसेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितनी कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से हम जानवरों को जज करते हैं या फिर उनको एक स्लैब में रखते हैं। रेड डाटा बुक में एक्चुअली क्या किया जाता है, जो जानवर क्रिटिकली, पहले तो जो जानवर एक्सटिंक्ट हैं उनको रखते हैं, मतलब वो खत्म हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसे कौन से जानवर हैं दुनिया में जो एक्सटिंक्ट हो गए, या आप किसी जानवर को कैसे, कब, क्यों एक्सटिंक्ट मानते हो। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो एक जानवर है वो एक्सटिंक्ट हो गया, आप कितने साल बाद उसको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डालते हो, मतलब कितने साल तक अगर आपको वो नहीं मिले, क्योंकि जानवर रिवाइव हो सकते हैं, आपको नहीं मिले तो आप उसको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में मानते हैं। मान लो ऑप्शन है उसका 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। द आंसर इज 50 साल। 50 साल तक अगर कोई जानवर, पर्टिकुलरली कोई भी फोना या जानवर या फिश या फिर इंसेक्ट या फिर कुछ भी, मतलब पूरा का पूरा फोना, अगर आपको 50 साल तक कहीं पे नहीं मिल रहा है, मतलब आपको पता चल रहा है कि 50 साल से ये जीव, ये जंतु गायब है, तब हम उसको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डालते हैं। तो ये है नंबर 1 कैटेगरी किसकी? हमारे रेड डाटा बुक की।
फिर नंबर 2 कैटेगरी है हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब ये अब आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकती है, गायब हो सकती है, खत्म हो सकती है अगर हमने इसको सेव नहीं किया। इसलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरीज को हम ज़्यादा ख्याल से रखते हैं, ध्यान से रखते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, उनको खाना, शेल्टर, फूड सब प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो प्रजाति आने वाले टाइम पे हमारे बच्चे या हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी उसको देख सके। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए हम अपने स्टेप्स उठाते हैं, इसे बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर कुछ एंडेंजर्ड, कुछ वनरेबल, कुछ लीस्ट डेफिशिएट या डाटा डेफिशिएट करते 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 कुछ 9 कैटेगरीज हैं जो IUCN ने अपनी रेड डाटा बुक में डाली है। ठीक है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं? 6 शेड्यूल्स हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इससे जुड़ता है ये क्वेश्चन। और ऑब्वियसली उन 6 शेड्यूल में से सबसे वनरेबल शेड्यूल मतलब सबसे स्ट्रिक्ट शेड्यूल कौन सा होगा? शेड्यूल नंबर 1 के एनिमल्स। तो उनको ज़्यादा देखभाल या फिर उनकी जो किलिंग होगी या जो हम शिकार करते हैं वो बिल्कुल मना होता है, उसमें आपको लॉफुल एक्टिविटीज के अंदर केस भी हो सकता है। ठीक, तो ये रही कुछ बातें इन कैटेगरीज की, दैट इज रेड डाटा बुक से जो चीजें बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डार्क ब्राउन गोट हैविंग डल वाइट सैडल पैचेस, मतलब एक ऐसी गोट है, ठीक है, जिसके विशेषता क्या है कि उसके पैरों में हल्का सा वाइट 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 पैच पड़ा होता है। ठीक है, प्रोमिनेंटली उसके पैरों के पास हल्का सा वाइट पैच आपको देखने को मिलेगा। ये किस गोट की प्रॉपर्टी है? ठीक है, ये किस गोट की प्रॉपर्टी है? डार्क ब्राउन गोट हैविंग डल वाइट सैडल पैचेस, ये किस गोट की प्रॉपर्टी है? दैट इज कैप्रा आइबेक्स, जिसका लोकल नेम है आइबेक्स, इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा आइबेक्स। ठीक, तो ये इसी गोट की प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हंगुल तो आपने देखा हुआ है, ऐसा कोई उसके पैर तो वाइट होते ही नहीं है। वैसे हिमित्रागस जमहाइब्स के पैर भी वाइट नहीं होते और कैप्रा फाल्कनरी के भी वाइट नहीं होते। तो वहां से अगर अप्रोच करूं तब भी मेरा आंसर कैप्रा आइबेक्स बनता है, पर ये उसी को पता होगा जिसने एक बार इनको देखा होगा। ठीक है ना, लाइव नहीं पर मोबाइल में सही। मोबाइल में हम 1000 चीज़ें देखते हैं पर हमें खास, मैं कहता हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप जम्मू कश्मीर का सारा फ्लोरा या फोना एक बार देखना चाहते हो मोबाइल पे, नेट पे सर्च करके इजीली आपको मिल जाएगा। उससे भी आपके कई बार डाउट से क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। जैसे अगर मारखोर है तो वो बहुत बड़ी गोट है, मारखोर बहुत बड़ी गोट है और वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। अगर आप उसको देख लोगे एक बार फोटो में तो आपको पता चलेगा हाँ ये सच में बहुत बड़ी है। वैसे ही अगर आप स्क्रू हॉर्न गोट को देख लोगे एक बार नेट पे, आपको पता चलेगा हाँ इसके सींग तो स्क्रू की तरह है। वैसे अगर आप कैप्रा इबेक्स को देख लोगे तो आपको डल वाइट सैडल पैचेस देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उनको देख के भी। ठीक है, तो आप चाहो तो ये सब कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इससे आपकी नॉलेज भी एनहांस होती है और एक पिक्टोरियल वे में चीजें दिमाग में फीड हो जाती हैं जो आपको पेपर में हेल्प करती हैं आंसर निकालने के लिए। एनी हाउ, नेक्स्ट इज बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने ही फ्रेम किया। बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन ए डाचीगाम, ऑप्शन बी काजीनाग, ऑप्शन सी हैमिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब बिगेस्ट जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क के लिए पहले तो मुझे सारे के सारे नेशनल पार्क पता होने चाहिए जम्मू कश्मीर के। अगर जम्मू कश्मीर के सारे नेशनल पार्क्स की बात करूं तो सबसे यहाँ पे मेरे को मिलता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ऊपर मिलता है हैमिस नेशनल पार्क, यहाँ मिलता है डाचीगाम नेशनल पार्क, यहाँ मिलता है सलीम अली नेशनल पार्क और यहाँ मिलता है काजीनाग नेशनल पार्क। ठीक, ये जो नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ एरिया में ऑफकोर्स, हैमिस नेशनल पार्क लद्दाख एरिया में ऑफकोर्स, ठीक है, डाचीगाम नेशनल पार्क कश्मीर एरिया में ऑफ कोर्स, किश्तवाड़ वाला जम्मू डिवीजन में आ जाता है, ये कश्मीर डिवीजन में है डाचीगाम वाला। ठीक है, सलीम अली जो है वो श्रीनगर में है अगेन कश्मीर में, और काजीनाग अगेन बारामूला में। ठीक है, ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं इंपॉर्टेंट मेरे पास जम्मू कश्मीर के। अगर मैं इनको ओवरऑल कंसिडर करूँ तो ये 5 बन जाते हैं क्योंकि एक हैमिस भी आ जाता है और इन सब में से बड़ा देखूँ सबसे बड़ा हैमिस है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर का पूछता है, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा हैमिस तो है ही नहीं है, फिर इन चारों में से जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा कौन सा है? आंसर इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो जम्मू डिवीजन में किश्तवाड़ में पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछें तो आंसर क्या बनेगा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो मेरे ऑप्शंस में ही नहीं है, तो आंसर वुड बी ऑब्वियसली नन ऑफ द अबव। यहां से एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ किश्तवाड़ नेशनल पार्क कौन सी बेल्ट पे है? लेट मी ड्रॉ बेल्ट्स। कौन सी बेल्ट में? मान लो ये ग्रेटर हिमालयस है, मान लो ये पीर पंजल है, मान लो ये शिवालिक है। बताओ जी कौन सी बेल्ट पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क? आंसर इज ग्रेटर हिमालयस, आंसर इज ग्रेटर हिमालयस। कौन सी बेल्ट पे? डाचीगाम, आंसर इज पीर पंजाल। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन को फ्रेम करने के एग्जामिनर के पास बहुत तरीके हैं, पर वो आपको किस तरह से फ्रेम करके देता है वो आपकी किस्मत है कि आपने उस लेवल का या वहां तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो एक कंसेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए जिससे आप अंदाजे से बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये ट्रिक क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि हैमिस कई बच्चे इसका आंसर लगा देंगे या लगा चुके होंगे VLW की सीरीज में, अभी सीरीज जो आपकी चल रही है, तो इसलिए इसका आंसर बनता है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सीजन इन कश्मीर इज फ्रॉम मिड जुलाई टू मिड सितंबर। तो कश्मीर में मोटे मोटे 6 सीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, 6 सीजन मोटे मोटे पाए जाते हैं, जिसमें ग्रीष्म, शिशुर, हररुड, उसके बाद रेत कोल, इस तरह से 6 सीजन्स पाए जाते हैं। देसी सीजन इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये 3-3 महीने के गैप में होते हैं, जैसे मिड जुलाई से मिड सितंबर, फिर मिड सितंबर से मिड नवंबर, फिर ऐसे चलते रहते हैं। ये 6 सीजन पाए जाते हैं कश्मीर में। आई इंसिस्ट एक बार आप इसको जरूर देख के जाएं और उनके लोकल नेम भी याद करके जाएं, क्योंकि वही पूछेंगे पेपर में डायरेक्टली। इसका आंसर है मिड जुलाई से मिड सितंबर, दैट इज मतलब बारिश हो रही है, मतलब बहार आई, मतलब बहार से वहार, वहारत, इसका आंसर है वहारत, ठीक है। ये इसका लोकल नेम है, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। नेक्स्ट इज रंगमा डांस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि रंगमा डांस बिलोंग्स टू, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बताओ रंगमा डांस कहाँ से। अगेन इसके लिए आपको क्या रंगमा डांस में अगेन आपको ये क्वेश्चन पूछा है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया में से। अगेन इस क्वेश्चन के लिए आपको डांस फेस्टिवल्स, यूनेस्को की साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सब पढ़ के जाना ही पड़ेगा। आप मजबूर हो, आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि सेम चीज़ें आपको आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया में देखने को मिलती हैं और सेम चीज़ें आपको इकोसिस्टम, दैट इज एनवायरनमेंट इकोलॉजी में भी देखने को मिलती है, और दोनों चीज़ें हमारी सिलेबस में है। जब दोनों चीज़ें हमारी सिलेबस में है और दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट करें, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आने के बड़े चांस है, ठीक। वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, दैट इज रंगमा। रंगमा डांस कहाँ बिलोंग करता है? आंसर इज नागालैंड, ठीक है। आंसर इज नागालैंड। नागालैंड के डांस फॉर्म्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये कुछ ऐसे मैं बच्चों को याद करवाता हूँ, या मैंने खुद याद किए हुए कि नाग आया, मान लो सांप आया, नाग आया, तो एक जैसे नाग देखा, एक बच्चा खंबे पे चढ़ गया मान लो डर के, तो खंबा लिम, ठीक है। एक बच्चे ने छलांग लगा दी तो छंग लो। एक बच्चे ने छलांग लगा दी, एक पोल पे चढ़ गया, दैट इज खंबे पे चढ़ गया, खंबा लिम, छंग लो। क्योंकि नाग खा सकता था, हाँ, दैट इज खाईवा। नाग क्या कर सकता है, मतलब स्नेक क्या कर सकता है, खा सकता है, तो खाईवा, ठीक है। स्नेक खा सकता है, दैट इज खाईवा। और नेक्स्ट इज क्योंकि इसमें जहर होता है, क्या होता है, जहर, तो जहर से जैलियांग, जैलियांग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं नागालैंड के सारे ही हैं, 4 ही हैं। एक एक्स्ट्रा कौन सा है, रंगमा, ठीक है। ये अगर आप नागालैंड के डांस फॉर्म्स याद करना चाहते हो तो नागालैंड के ही अभी आए थे तो मैंने याद करवा दिया। खंबाली, नाग आएगा तो मैं खंबे पे चढ़ जाऊंगा या मैं छलांग लगाऊंगा, क्योंकि वो खा सकता है और उसमें क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो सारे के सारे नागालैंड के। रंगमा यहाँ का वार डांस है, वार डांस ऑफ नागाज। वार डांस का मतलब है ऐसा डांस जिसमें वॉर नहीं होती एक्चुअली, पर डांस करते करते या डांस करके आप क्या करते हो, अब एक मार्शल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो डांस के दौरान। मान लो आप स्टिक से कर रहे हो या फिर आप किसी तलवार से कर रहे हो वो डांस। प्रोमिनेंटली जो मार्शल डांस रंगमा है नागालैंड का, ये बैम्बू स्टिक्स के साथ किया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बैम्बू स्टिक्स, ठीक है। तो ये है इसकी स्टोरी। देयरफॉर इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है नागालैंड, ठीक है। और है क्वेश्चंस नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके VLW को लेके। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, ठीक। आपको आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। मोर ओवर आई होप कि मैं आपको ये सिखाने में सक्षम रहा कि कैसे एक आंसर को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। हमें सारे आंसर्स पता हो जरूरी नहीं है, हमें सारे आंसर्स आते हो ऐसा भी कभी नहीं होता। इनफैक्ट जो लोग लेवल 8 या लेवल 10 के भी एग्जाम्स देते हैं, कभी भी उनको सारे आंसर्स नहीं आने होते हैं। पेपर में एक चीज़ याद रखिएगा, जो बिल्कुल आपको नहीं आता उससे फालतू में अटैम्प्ट नहीं करिएगा, उससे आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाएंगे। और दूसरी ज़रूरी बात ये याद रखिएगा कि आपके पास जितनी भी नॉलेज है इन दिनों में, या पिछले 1 साल 2 साल जब से आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी नॉलेज आपने इकट्ठी की है उसको आप समेटने की कोशिश कीजिए, अपने पास रिटेन करने की कोशिश कीजिए, कि आप उस नॉलेज को यूज़ करके और मेरे इस तरीके को यूज़ करके आप आंसर को अप्रोच करें और आपके सारे आंसर्स निकल जाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो VLW एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। और खासकर जो टेस्ट सीरीज में कई बच्चों को डाउट थे, क्वेश्चन गलत हैं, इसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, इसके क्या आंसर्स हैं, क्यों इसके आंसर्स ये आंसर्स हैं, तो उन सब बच्चों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे उन बच्चों को। और मोर ओवर जो भी आने वाले टाइम पे आपकी कोई त्रुटि होगी, आपकी कोई टेंशन होगी, हम विंग्स की टीम हमेशा आपकी टेंशन रिमूव करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
तो आज अब इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कभी। फिलहाल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस VLW के आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए। और आपने देखा होगा एक क्वेश्चन में ही मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन बना के आपको बताए। तो अगर हमने कुछ 39-40 क्वेश्चंस किए तो कुछ 200 क्वेश्चंस आपको इसमें से बन के या बना के JKSB वाले पूछ सकते हैं। आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व कर दिए, क्योंकि आपको अप्रोच और कंसेप्ट का पता चल गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। Thank you very much. See you in the next video.